Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. Today in this video, we are going to talk about FDI, Foreign Direct Investment. Guys, FDI की full form से ही हमें बहुत कुछ clear हो रहा है. Foreign investment, the investment which is coming from some another country. For example, if any foreigner or NRI is investing in India, then the amount invested by them is considered as the FDI. अभी बात ये है FDI हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर FDI आता है, कोई भी फॉरेनर हमारे यहाँ पर आकर अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो अपने साथ लेकर आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. उसे यूज़ करते करते हमारे इंडियंस उसमें ट्रेन हो जाते हैं एंड इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट वो सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आ सकती है. एंड इससे क्या होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज होगी एंड कॉस्ट डिक्रीज होगी. इससे क्या होगा, हमारे इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. अभी GDP की बात करते हैं. GDP कैसे बूस्टअप होगी. गाइज, अगर इंडिया में कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है, तो वहां पर होगी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से बूस्टअप होने वाली है हमारी इकोनॉमी एंड दैट इज बेसिकली द बूस्टअप इन द GDP. अभी FDI इंडिया में आ कैसे सकता है. अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में डायरेक्टली आकर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे, नई कंपनी स्टार्ट करना चाहे, वो है एक फॉर्म ऑफ FDI. सेकेंड इज, अगर कोई भी फॉरेनर इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहे. थर्ड थिंग इज, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहे. इस फॉर्म में हमारे इंडिया में FDI आ सकता है. नाउ कमिंग टू द FDI रिपोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट हर साल जारी करती है. आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हर साल FDI रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है. लेट्स टॉक अबाउट FDI रिपोर्ट. इट इज बेसिकली अ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट. कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर. कौन से सेक्टर में FDI आ सकता है. सेकेंड थिंग इज, कितनी लिमिट है. अगर हमारा प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो उसमें से कितना परसेंटेज FDI के रूप में आ सकता है. थर्ड थिंग इज, मोड कौन सा है, ऑटोमेटिक है या फिर अप्रूव्ड. क्या उस FDI को इंडिया में आने के लिए, उस फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, तो हम उसे बोलेंगे अप्रूव्ड. एंड उसे अप्रूवल सिर्फ तब मिलेगी अगर उसका बिजनेस आइडिया बहुत कन्विंसिंग होगा या फिर कोई वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में लेकर आएगा. लेकिन ऑटोमेटिक में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. शायद वो कुछ ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं. नाउ कमिंग टू द रीजन क्यों FDI रिपोर्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गाइज, अगर हम लोग किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां हमें मिलता है प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में बेसिकली सारे के सारे पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कुछ फैसिलिटीज लिखी होती हैं जो हमें मिलने वाली हैं अगर हम लोग वहां पर एडमिशन लेते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन द सिमिलर मैनर ये एक प्रोस्पेक्टस का काम करता है फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसे देखकर वो डिसाइड कर सकते हैं क्या इंडिया में इन्वेस्ट करने से उन्हें कोई प्रॉफिट होने वाला है, क्या वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलेंगी, क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे एंड उन्हें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. गाइज, जैसा कि उन्हें एक सिंपल रिपोर्ट पढ़कर सब कुछ पता चल जाएगा, डिसीजन लेने में आसानी होगी कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं. तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी सेटअप होंगी एंड इससे हमारी बूस्टअप होने वाली है GDP. गाइज, विद टाइम विद सर्कमस्टांसेस सब कुछ चेंज होता है. ऐसे ही हमारी FDI पॉलिसीज भी चेंज करती रहती है हमारी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड. 10 साल पहले क्या था, हमारी पब्लिक उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी इस चीज़ के बारे में एंड हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का डर था अगर FDI आएगा किसी ऐसी कंट्री से जिसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा हो सकता है वो कंट्री हमारे इंडियंस को कुछ ऐसे काम करवाए जो यहाँ के एथिक्स के अगेंस्ट हैं एंड उन्हें टेररिस्ट बनाने की कोशिश करें या फिर अपने फेवर में काम करवाए. तो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम मोस्ट ऑफ द FDI को अप्रूव्ड कर दिया था. लेकिन
जैसा कि अब हमें पता है हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो इससे क्या हुआ है, हमारी गवर्नमेंट को हमारे पीपल पर, हमारी पब्लिक पर भरोसा हो गया है एंड उसने बहुत सारे सेक्टर्स में एफडीआई को कर दिया है ऑटोमेटिक एंड इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना हो गया है बहुत आसान। इसलिए बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं क्योंकि उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम हैं एंड उन्हें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं क्योंकि हम चला रहे हैं एक स्कीम मेड इन इंडिया। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, गाइस एग्जाम्पल में क्या देखने वाले हैं, 10 साल पहले एफडीआई जो था हमारे डिफेंस सेक्टर में सिर्फ 49% था जो ऑटोमेटिक रूप से आ सकता था एंड अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को एक पैसा भी ज्यादा लगाना है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई इन आवर कंट्री देन उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी या फिर उसे किसी इंडियन कंपनी को अपने साथ लेना पड़ता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसे पहले कन्विंस करना पड़ता था गवर्नमेंट को कि हमारा बिजनेस आइडिया अच्छा है। दूसरी चीज ये थी कि उन्हें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ती थी क्योंकि 49% से ज्यादा ऑटोमेटिक एफडीआई नहीं हो सकता था हमारे डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ पर आए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना दे जो असल में काम ही ना करें अच्छे से, तो इससे हमारे डिफेंस को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। लेट्स कम टू द सेक्टर। गाइस ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें एफडीआई हो सकता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम लोग एफडीआई सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं। कैसे? अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस है जैसे कि मशीनरी बनाना, ट्रैक्टर्स बनाना या फिर सीड्स बनाना या फिर फर्टिलाइजर्स बनाना, उसमें एफडीआई का यूज हो सकता है। लेकिन अगर हमें कोई क्रॉप उगानी है, उसे काटना है, तो उस पर दूसरों का कोई कंट्रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं आ सकती, हम एफडीआई को उसमें यूज नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा ना हो अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करता है एग्रीकल्चर में और उसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो ऐसा ना हो कि फार्मर्स वो उगाना शुरू करे जो हमारे फॉरेनर्स चाहते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एग्रीकल्चरल पर्पस में रिस्ट्रिक्ट कर दी है एफडीआई। नाउ कमिंग टू द एफडीआई रिपोर्ट 2020। आखिर कौन जारी करता है एफडीआई रिपोर्ट? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट है जो एफडीआई रिपोर्ट बनाता है। गाइस नॉर्मली हर साल एफडीआई रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2017 के बाद अभी डायरेक्टली 2020 में आई है हमारी एफडीआई रिपोर्ट। गाइज अभी इसमें क्या होगा, 2017 से लेकर 2020 तक जितनी भी चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं एफडीआई पॉलिसी में, सब कुछ इसमें मेंशन होगा। कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उनकी अब कितनी लिमिट हो चुकी है एंड उनका कौन सा मोड है, वेदर द ऑटोमेटिक और द अप्रूव्ड। गाइज अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एफडीआई इज ऑटोमेटिक। अभी गवर्नमेंट की परमिशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड इसका रीजन है कि सर्विस सेक्टर बहुत इजीली बूस्टअप हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ रहा है, तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए हमें एफडीआई की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दी हैं हमारी एफडीआई पॉलिसीज। नाउ कमिंग टू द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज को क्या क्या करना पड़ता है, कैसी इन्वेस्टमेंट वो ले सकते हैं। गाइज अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, देन उन्हें 49% ही ले सकती हैं वो एफडीआई इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक। अगर इससे ज्यादा उन्हें एफडीआई चाहिए तो उन्हें चाहिए होगी गवर्नमेंट की अप्रूवल। एंड अगर कोई एडवाइजरी है, मतलब वो बताते हैं कि आपको इस कंपनी का बीमा लेना चाहिए, ऐसे वाला बीमा लेना चाहिए, तो उसमें 100% ऑटोमेटिक एफडीआई पॉसिबल है। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसमें सिर्फ 49% है, लेकिन अगर हमारी कोई एडवाइजरी कंपनी है देन उसमें 100% एफडीआई पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू द एविएशन पॉलिसीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो एयरप्लेन्स बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, बेसिकली जो एयर ट्रांसपोर्ट पे काम करती हैं। अगर ऐसी कोई भी कंपनी है जो कि ग्रीनलैंड पे, मतलब जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई वहां पर कुछ एयरपोर्ट बनाना चाहती है, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं रिलेटेड टू द एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड अ लॉट, देन उन्हें 100% एफडीआई की छूट है, वो 100% ऑटोमेटिक एफडीआई लेकर आ सकते हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है, ऐसा एयरपोर्ट है जिसे ब्राउन एरिया कहा जाता है, जहां पर हमें रिकंस्ट्रक्शन करनी है या फिर नए टर्मिनल्स बनाने हैं, तो उस केस में सिर्फ 49% आ सकता है हमारा ऑटोमेटिक एफडीआई। अगर उससे ज्यादा एफडीआई चाहिए तो हमें लेनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट की परमिशन। तो इससे क्या होता है, ग्रीनलैंड में तो 100% एफडीआई पॉसिबल है, लेकिन हमारे ब्राउन लैंड में सिर्फ 49% ही पॉसिबल है। गाइज ऐसी बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं इंडिया में जो सिर्फ एक या दो स्टेट्स में जिनके एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर सिर्फ एक से लेकर 2-3 सिर्फ इतने एयरप्लेन्स लैंड करते हैं, तो उनके लिए भी सेम पॉलिसीज हैं अगर वो एफडीआई लेकर आना चाहती हैं। बेसिकली अगर ग्रीनलैंड पे एयरपोर्ट बनाएंगे तो 100% एफडीआई, अगर ब्राउन एरिया में कुछ उन्हें चेंज करना है देन उन्हें चाहिए होगा 49% ऑटोमेटिक, एंड अगर उससे ज्यादा चाहिए तो अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट जेट देती है या फिर हेलीकॉप्टर्स देती है जैसे कि अंबानी वगैरह को, देन उनके लिए 100% एफडीआई है, मतलब वो 100% ऑटोमेटिक एफडीआई लेकर आ सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द बॉर्डर पॉलिसी, इसका मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी कंट्री जो कि इंडिया का नेबर है, जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर टच करता है, तो उन्हें अगर कोई भी एफडीआई करना है, इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती ही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, एंड ऑल्सो हमारे इतने ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से हमारे इंडियंस को इफेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान या फिर चाइना से इंडिया में कोई एफडीआई आए, तो ऑब्वियसली वो हमारे इंडियंस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, एंड ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। इसलिए इसमें 0% ऑटोमेटिक एफडीआई अलाउड है, उन्हें परमिशन लेनी ही पड़ेगी, अगर चाहे उन्हें एक पैसा ही क्यों ना इन्वेस्ट करना हो। नाउ कमिंग टू, अगर हमारे अच्छे हैं किसी के साथ रिलेशन, जैसे कि यूएसए जो हमारे साथ बाउंड्री भी नहीं शेयर करता, लेकिन वहां से कोई इन्वेस्टर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसका फायदा हमारे किसी नेबरिंग कंट्री को मिल रहा है जिनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, देन उस केस में भी अप्रूवल की जरूरत है गवर्नमेंट की, उसमें भी 0% ऑटोमेटिक एफडीआई है, एंड उन्हें अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली गाइज, हम लोग नहीं चाहते हमारी किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस और बिगड़े, या फिर वो हमारे इंडियंस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, अपने अकॉर्डिंगली काम करवाएं, या फिर यहाँ पर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करें। नाउ कमिंग टू द डिफेंस सेक्टर, गाइस हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा कि 10 साल पहले कैसे सिर्फ 49% ऑटोमेटिक एफडीआई पॉसिबल था, लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि हमारे पास 74% ऑटोमेटिक एफडीआई आ सकता है, एंड अगर उससे ज़्यादा एफडीआई चाहिए तो हम लोग गवर्नमेंट की अप्रूवल ले सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हैं, अगर उनका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है या फिर अगर वो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, देन हमारी गवर्नमेंट उनको बहुत ईजिली अप्रूवल दे देगी, अदरवाइज अप्रूवल बहुत मुश्किल है, एंड शायद उन्हें बाद में इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़े हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, सो दैट वो अपना प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट कर पाए। लेकिन गाइज ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर 100% ऑटोमेटिक एफडीआई तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकते कि हमारे जो भी गन्स हैं, कैनियंस हैं, उनके साथ कोई भी छेड़खानी हो या फिर वो बैड क्वालिटी की हो। नाउ कमिंग टू द ई कॉमर्स, गाइज ई कॉमर्स में दो तरह के मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, एक है इन्वेंट्री एंड एक है ओपन मार्केट। इन्वेंट्री में क्या होता है, अगर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाकर अपना ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बिजनेसमैन अभी अपना ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, एंड वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स बेचते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा अमेजोन है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, एंड बाकी की हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहां पर आकर अपना सामान बेचते हैं। लेकिन अगर हमारी अमेजोन भी स्टार्ट कर दे अपना सामान बेचना, तो क्या होगा, अगर हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो पहले हमारे अमेजोन का प्रोडक्ट आएगा वहां पर। इससे क्या होगा, हमारी बाकी कंपनीज को, बाकी मैन्युफैक्चरर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा, एंड ये उनके साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए गाइज इन्वेंट्री में तो 100% एफडीआई पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग ओपन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 100% एफडीआई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गाइज अगर हम लोग पिछले 20 साल की बात करें तो नियरली
$476 बिलियन हमारे इंडिया में एज अ FDI आ चुका है। गाइज अभी आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, $693 बिलियन, ये क्या है? गाइज ऐसा हो सकता है कि दूसरी कंपनीज, इन्वेस्टर्स आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें एंड उन्हें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसे दोबारा से इंडिया में री इन्वेस्ट कर दें। तो हम अगर उस अमाउंट को भी ऐड ऑन कर दें तो नियरली $693 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट हो चुका है पिछले 20 साल में। अगर हम लोग 2020 की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में नियरली $6 बिलियन FDI ऑलरेडी इंडिया के पास आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां से FDI मैक्सिमम आता है। जितना भी टोटल हमारे पास FDI आता है उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है फ्रॉम दी मलेशिया। गाइज अभी इसका क्या मतलब हुआ? मलेशिया में बेसिकली 30% FDI, मतलब जितना भी हमारे पास FDI आता है उसका 30% मलेशिया से आता है। उसके बाद सिंगापुर से आता है हमारे पास 12%, जापान एंड नीदरलैंड से आता है 7% एंड हमारे ब्रिटेन एंड USA से आता है 6%। सो मलेशिया के साथ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं क्योंकि वहाँ से हमें बहुत अच्छा FDI मिलता है एंड एज अ रिजल्ट वहाँ से हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अभी सबसे ज़्यादा FDI आता है हमारे सर्विस सेक्टर में, लाइक बैंकिंग हुआ, हमारी कंपनीज हुई, या फिर जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह हुई, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है एंड दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू 17%। उससे कम आती है कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, जो कि है 10%। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, जिनसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि वोडाफोन हुआ, BSNL हुआ, इनमें FDI आता है नियरली 8%। अभी ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन में आता है 6%। गाइज अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया में FDI आ रहा है तो वो हर स्टेट में इक्वली डिवाइड होगा, नहीं। सबसे ज़्यादा आता है जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटी है, वेल डेवलप्ड स्टेट है, जैसे कि है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है FDI का, दैट इज इक्वल्स टू नियरली 28%। उसके बाद कर्नाटका, क्योंकि वहाँ पर है बेंगलुरु जो है हमारा IT हब एंड वहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्वल्स टू 19% ऑफ द टोटल FDI। एंड देन होती है हमारी दिल्ली में, जो कि है हमारी नेशनल कैपिटल, वहाँ पर होती है 16%। एंड देन गुजरात, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, नियरली इक्वल्स टू 10%। सो गाइज अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, FDI रिपोर्ट 2020, जो कि आई थी 28 अक्टूबर को एंड वो 111 पेजेस की रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। So guys, that's for today. If you enjoy my video, then do like, share and subscribe, and thank you.